ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके तो देखिए आज हमने बात करनी है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग पे, साथ ही साथ हम लोग क्रैमर तीसरी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की थी, लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हम ये दोनों टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे, एग्जाम्पल के हेल्प से भी हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो देखो ना, सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, आपको पहले सिंपली जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब स्प्लिटिंग क्या होता है वो समझाती हूँ, एंड देन हम लोग चीजों को बाद में कैसे होता है, क्यों हुआ, वो सारी चीजें आगे को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो ना, होता क्या है ना, आप जैसे नाम से ही समझ जाएंगे, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, तो आपको पता है आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। वहां हमने क्या की थी, हमने वहां करी थी स्प्लिटिंग। कैसे की थी, हमने बोला इनिशियली आपके पास क्या, आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे कंपाउंड के लिए कराते हैं जिनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे आप जनरली क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास कोई पेयर नहीं है, वो अकेला प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर को अपने अकेले इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। ओके, और आपको ये हो पता होना चाहिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस साइड है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन भी उसी के अलोंग होती है। ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर्स पे यानी कि फर्स्ट लेक्चर पे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या देते हैं, रेडिएशन देते हैं। जो रेडिएशन आपको किस में चाहिए, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चाहिए, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है, इंटरेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसके बारे में आपने बात करनी, या फिर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, बॉन्ड बोल सकते हैं, जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जिसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, और उन रेडिएशन के, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसी को तो स्टडी करते हैं, उसी को तो बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपने क्या करना होता है, बाहर से अपनी माइक्रोवेव लानी होती है, इलेक्ट्रॉन में उसे इमिट करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बाहर से इसे एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ी जाएगी। तो यहाँ पर को क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली आपके ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट था, ये एक्साइटेड होके कहाँ चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट पे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आफ्टर एक्साइटेशन आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो स्पिन है वो क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। अभी इसकी स्पिन ऊपर की ओर थी, अब ये नीचे की ओर हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये आप ईएसआर के अंदर पढ़ते हैं। ओके, अब फ्री एनर्जी स्प्लिटिंग क्या बोलती है, देखो फ्री एनर्जी स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका ईएसआर के अंदर है। तो ये बोलती है कि अगर आपने स्प्लिटिंग कराई, जो आप स्प्लिटिंग करा रहे हैं ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ऐसी स्प्लिटिंग कराई, बट यहाँ पर को जो आपने फील्ड लिया वो लिया जीरो। तो फील्ड आप कौन सा ले रहे हैं बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले नहीं रहे ना, कौन सा ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपने जो स्प्लिटिंग कराई, बट वहां पर जो आपकी फील्ड की वैल्यू है वो है आपकी जीरो। अगर किसी की वैल्यू जीरो है, इट मीन वो नहीं है, ना के बराबर है, ना के बराबर भी नहीं, नहीं है बोलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर को अगर आपने फील्ड की वैल्यू क्या रख दी, जीरो रख दी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या कर दिया, अपसेंट कर दिया। और मैग्नेटिक फील्ड की अपसेंस में जो स्प्लिटिंग होती है, इसी को बोला जाता है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अभी आप जितने भी लेक्चर नंबर सेकंड से फर्स्ट और सेकंड में आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, वहां जो हम स्प्लिटिंग करा रहे थे वो किसकी प्रेजेंस में करा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट जीरो फील्ड स्प्लिटिंग ये बोलता है कि अगर आपकी स्प्लिटिंग होगी कब, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जीरो फील्ड में, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर जीरो है, उस केस में जो स्प्लिटिंग होती है उसी को बोला जाता है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। इतनी चीज क्लियर है। अब आप एक और चीज सोच सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं, आपने 2 लेक्चर्स पढ़े और दोनों लेक्चर में क्या की, स्प्लिटिंग की बात की, और वहां जो स्प्लिटिंग की वहां पर को मैग्नेटिक फील्ड की आप वैल्यू रख रहे थे। ओके, अब आप बताइए, अगर मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी आपकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रखने की जरूरत क्या है, ये चीज भी तो आप सोच सकते हैं ना। अभी के 2 लेक्चर्स पे आपने ऐसी बात की, ऐसी स्प्लिटिंग देखी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस थी, और अब एक आप ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जहां पर को मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में भी स्प्लिटिंग हो सकती है। तो आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि यहाँ पर 2 लेक्चर्स पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस क्यों ली, हम मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में स्प्लिटिंग हो रही है तो हमने स्प्लिटिंग क्यों नहीं कराई। इसका रीजन ये है कि सारे कंपाउंड में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। देखो, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, एक टाइप का कॉन्सेप्ट है, एक टाइप का आप ऐसा समझ सकते हो जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, वही चीज है। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर ईएसआई स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह अप्लाई नहीं होता। यानी कि कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जो कि आपकी स्प्लिटिंग देंगे इन द प्रेजेंस, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो वो कौन से कंपाउंड और वो क्यों देंगे, मतलब उसमें कुछ ऐसा फीचर होगा, कुछ स्पेशल फीचर है, तभी तो वो दे रहे होंगे ना इस टाइप की, मतलब स्प्लिटिंग करा रहे होंगे इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कंपाउंड क्या है, उनके ऐसे क्या फीचर्स है, उसको हम आगे को डिस्कस करते हैं। इतनी चीज क्लियर है।
अब देखो ना, मैं आपको ऐसा समझा देती हूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे क्या डिस्कस किया था, हमने बात की थी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की, ओके। और आपको पता है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या बोलती है? हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ये बोलती है कि अगर आपका क्या है, जैसे हमने स्प्लिटिंग यहाँ पर को कराई, इनिशियली आपने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेशन वगैरह करा के ये स्प्लिटेड लेवल बना दिए, दो स्प्लिटिंग लेवल्स है आपके एनर्जी लेवल्स, ओके। अगर आपने इस स्प्लिटेड लेवल को फर्दर इनमें स्प्लिटिंग करा दी, तो इन्हीं को बोला जाता है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। यानी कि ये स्प्लिटेड जो लेवल्स हैं, इनमें अगर फर्दर स्प्लिटिंग हुई तो इनको क्या बोला जाता है? हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। इतनी चीज क्लियर है? तो देखो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्यों हुई थी, आपको याद है? जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, वहां मैंने बताया था हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इसलिए होती है क्योंकि आप जो यहाँ पर एटम लेते हैं, सपोज मैंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे आपको बात कराई थी, आपको पता है हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ मैं, ओके, मॉलिक्यूल नहीं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो आपका डायमैग्नेटिक है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन मैं अगर हाइड्रोजन एटम सिंगल हाइड्रोजन की बात करूंगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। यानी कि इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इट मींस ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, ओके। तो देखो यहाँ पर को मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक तो कंपाउंड हुए, आप जिस इतना बोल सकते हैं इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब देखो आपको पता है अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन स्प्रिंग इलेक्ट्रो स्पिन रेजोनेंस क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या बात कर रहे थे, जब हम लोग ने हाइपरफाइन स्प्लिटिंग की बात की थी, तो मैंने आपको क्या बोला? हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये तो अच्छी बात होगी। बट आपको पता है जो हाइड्रोजन एटम है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात तो आप कर रहे हैं, बट आपको ये भी पता है हाइड्रोजन के अंदर क्या एक न्यूक्लियाई भी तो प्रेजेंस है। तो आपने मैंने सारी कंडीशंस वगैरह वहां बताई थी। अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसका जो ये न्यूक्लियाई है वो भी क्या हो? एक्टिव हो, ओके, मैग्नेटिकली एक्टिव हो, और साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी आपका एक्टिव हो, तो उस केस में क्या होगा? दोनों के पास क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट आपके न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मूवमेंट से इंटरेक्ट करता है, इस केस में भी ये जो आपका एटम है ये फर्दर स्प्लिटिंग शो कराएगा। यानी कि ये जो एनर्जी लेवल्स है ये आपके फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों, कैसे हुई स्प्लिटिंग? स्प्लिटिंग का रीजन आपको पता चल गया। आपके एटम में जो न्यूक्लियाई है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट और आपके जो एटम में इलेक्ट्रॉन है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जब इंटरेक्ट करता है, उस केस में जो स्प्लिटिंग होती है इसी को बोला जाता है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। इतनी चीज क्लियर है? तो अब बताइए जब हाइपरफाइन स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही है? न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट की इंटरेक्शन से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हम जैसे ऐसा नहीं सोच सकते कि सपोज आपके पास क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज आपके पास क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। सो सॉरी, यहाँ थोड़ा हैंग सा हो रहा है ये। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब आप बोलेंगे दो अनपेयर्ड कैसे? देखो सपोज क्या हो, एक आपके पास ऐसा ऑर्बिट है जिसके पास पी ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक पी ऑर्बिटल है, और इस पी ऑर्बिटल में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो। तो आप दो इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे तो पुट नहीं करेंगे ना कि आपने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिट में पुट कर दिया, ऐसा तो करेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? एक को यहाँ पुट करेंगे, देन नेक्स्ट को यहाँ पुट करेंगे। इसका मतलब ये जो पी ऑर्बिटल है इसमें आप देख सकते हैं दोनों पी ऑर्बिट में एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर। यानी कि ये जो पी ऑर्बिटल जिस कंपाउंड का होगा वो कंपाउंड भी आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि सपोज आपके पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो देखो अगर आपके सिस्टम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहां बोला ना, हम क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक मूविंग बॉडी है। आपको पता है एटम की चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और अपने चारों ओर भी एटम घूम रहा है, यानी कि ये आपका एटम है। एटम के बाद आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, आपको पता है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है, साथ ही अपने आप पे भी रिवॉल्व कर, जैसा आपकी अर्थ रिवॉल्व करती है ना, अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर रिवॉल्व तो करती है लेकिन खुद में भी रिवॉल्व करती है। सेम ऐसा ही बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक मूविंग बॉडी है, मूविंग चार्ज, देखो चार्ज तो है इलेक्ट्रॉन में, क्या है? नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है अगर नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी चार्ज बॉडी कभी भी मोशन में आती है तो वो क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड। उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ओके। तो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है तो इसका भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो इस केस में क्या हो सकता है? देखो जैसे यहां पर को क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्शन करके यहाँ पर फर्दर स्प्लिटिंग कराई थी। वैसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी तो हो सकता है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या करे? इंटरेक्ट करे, और अगर इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ तो फिर यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग हो सकती है ना। तो यही केस होता है, यही वाला कंपाउंड। सो सॉरी, थोड़ा सा हैंग कर रहा है।
तो यही वाला कंपाउंड, ये जो हमने यहाँ कंपाउंड देखे कि जिनके पास क्या है एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और ये 2 अनपेयर्ड, 2 क्या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर 3 भी होंगे तो क्या करेंगे, तीनों के क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इनके इंटरेक्शन की वजह से भी तो स्प्लिटिंग हो सकती है। जैसे आपने हाइपरफाइन में पढ़ा, अगर न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के इंटरेक्शन से अगर स्प्लिटिंग हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी भी हो सकती है। तो ये कंपाउंड, जिन कंपाउंड के पास आप बोल सकते हैं एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन कंपाउंड में क्या होती है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि यहाँ पर को आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ अब्सेंस में भी क्या हो सकती है, आपकी स्प्लिटिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन आपको पता चल गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनिक मूविंग चार्ज बॉडी है। और आपको पता है जो मूविंग चार्ज बॉडी होती है वो भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ओके, अब मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इससे इंटरेक्ट करेगा, इसका इनसे इंटरेक्ट करेगा, या आपस में इंटरेक्ट करेंगे। आपस में इंटरेक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। सिंपल सा केस है, इतनी चीज क्लियर है। तो आप क्या बोल सकते हैं, आपने सिंपली समझ गए जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी। स्प्लिटिंग इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अ जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। और जीरो फील्ड स्प्लिटिंग सब टाइप के कंपाउंड में नहीं होती, किन में होती है, उन कंपाउंड में जिनके पास क्या होता है एटलीस्ट 2 या फिर 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जनरली ऐसे कंपाउंड आपको कहां मिलेंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वही आपके जनरली ऐसे कंपाउंड कंसीडर किए जाते हैं जिनके पास, अब देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटरमाइन है, आपको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा पता चल चुका है कि आपकी जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पास ही क्या होता है, 2 या फिर 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर वहां पर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अपनी ऑब्वियस सी बात है अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई नीड नहीं है, इसी को बोला जाता है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में भी एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन हम एग्जांपल से समझेंगे। ओके, अब देखो ये डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में ये बोल रहा है द स्प्लिटिंग ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पिन लेवल इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज नोन एज अ जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। यानी कि जो आपका स्पिन लेवल है, जो आपने यहाँ पर स्पिन लेवल दिखाया था, ये ओके, ये है जो मैं दोबारा बना लेती हूँ, ये जो आपका स्पिन लेवल है इसकी स्प्लिटिंग हो जाना इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, इसी को बोला जाता है जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वहां पर को क्या है, एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और मैंने बता दिया रीजन कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन की वजह से होगा आपकी स्प्लिटिंग। इतनी चीज क्लियर है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये टाइप की जो स्प्लिटिंग है वो जनरली आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के केस में ही देखने को मिलेगी। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो अब ये क्या बोल रहा है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग हो रही है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी आपकी स्प्लिटिंग हो रही है। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए अब मैं आपको बोलूं कि सपोज आपने क्या है, 2 टाइप की स्प्लिटिंग कराई। सपोज पहले केस पे क्या है, आपके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये बेचारा किससे जाके स्प्लिट करेगा, मतलब अभी तो ये न्यूक्लियर से नहीं कर सकता ना, अभी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अभी ये किसकी वजह से स्प्लिटिंग कराएगा, आप इसमें रेडिएशन डालेंगे एंड देन वो सारी चीजें प्रोसीजर फॉलो होगा एंड देन यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग होगी। ओके, अब एक हम दूसरी स्प्लिटिंग करा रहे हैं जो कि किसकी वजह से हो रही है, आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, उसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस ली है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपने जीरो लिया हुआ है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो अब होगा क्या, अब मैं आपसे एक और चीज बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपने स्प्लिटिंग कराई, अगर आप इस स्प्लिटिंग का रेंज देखेंगे ना, रेंज मतलब कि कहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा हुई और कहाँ पे स्प्लिटिंग कम हुई। ओके, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस वाली जो स्प्लिटिंग है, जनरली इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो कम लेवल पे होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो स्प्लिटिंग होती है ये आपकी ज्यादा लेवल पे होती है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा अच्छी स्प्लिटिंग होती है कंपेयर टू दिस। ओके, अगर यहाँ पे अच्छी ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है तो इस स्प्लिटिंग का जब आप स्पेक्ट्रा बनाएंगे, ईएसआर स्पेक्ट्रा जब आप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर को आपको एक क्लियर फाइन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे कंपेयर टू दिस, यानी कि यहाँ पर इतनी अच्छी स्प्लिटिंग हुई कि जब आप इस स्प्लिटिंग का स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो आपको एक क्लियर स्पेक्ट्रा यहाँ पर को मिल सकता है कंपेयर टू दिस। यहाँ भी क्लियर मिलेगा बट यहाँ पर को बहुत ज्यादा बढ़िया स्पेक्ट्रा आप इस केस में देख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई, ये चीज समझ में आए। अब मैं आपको बताती हूँ रीजंस क्या है। रीजन तो मैं आपको एक रीजन तो पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो आपस में क्या करेंगे, उनके पास वो चार्जिंग बॉडी है, तो चार्ज बॉडी के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, उनकी इंटरेक्शन की वजह से हुई स्प्लिटिंग। बट फिर भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो थ्योरी मटेरियल भी आपको चाहिए, तो आप रीजन क्या देंगे? रीजन आप ये दो रीजन दे सकते हैं। पहला रीजन है आपका डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके सिस्टम में क्या है, एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो क्या होगा, इनका डाइपोल मूवमेंट भी जनरेट होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास अपना डाइपोल मूवमेंट भी होता है। क्योंकि देखो, अगर किसी पार्टिकल के पास स्पिन है, स्पिन के साथ साथ आपको पता है इनके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम की वजह से आपका डाइपोल मूवमेंट भी जनरेट हो जाता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास डाइपोल मूवमेंट है, अगर इसका डाइपोल मूवमेंट और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो रीजन बता सकते हैं आप, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा है आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या बोलती है, ये बोल रहा है कि जो आपका स्पिन है, स्पिन मतलब वो आपकी इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, और ये बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहे थे स्पिन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन मेक इट मैग्नेट। मतलब आपको पता है जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन इसे मैग्नेट बनाता है। स्पिन मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है हम इसे ऐसे दिखाते हैं, ये रिवॉल्व करता है, ये हमेशा घूमता रहता है। मैंने आपको जिसे बोला अर्थ आपकी घूमती रहती है सन के अराउंड भी और अपने अराउंड भी। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एक मूविंग बॉडी, देखो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो है बट ये मूविंग भी है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये बोल रहा है स्पिन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन मेक इट मैग्नेट, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, स्पिन शो कर रहा है, इट मींस ये आपका मैग्नेट है। ओके, ये इसको मैग्नेटिक नेचर का बनाती है। ओके, सिमिलरली द ऑर्बिट मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन आल्सो मेक इट मैग्नेट, यानी कि एक और चीज है, आपको पता है एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, ये भी पता है। तो आपको पता ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सॉरी इस ऑर्बिट की वजह से जिसके अराउंड क्या है ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस ऑर्बिट की वजह से भी आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट मिल सकते हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो इसका पर्सनली है, जो इसके खुद के रिवॉल्व करने से जनरेट हुआ। दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट कौन सा, जो इसका इस अर्थ, सॉरी इस अर्थ नहीं बोलना चाहिए, इस ऑर्बिट के अराउंड घूमने से जनरेट हुआ, क्योंकि ये अभी भी चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी यहाँ भी घूम रही है। तो दो टाइप का आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ। समझ में है ना? एक आप ऐसा सोच सकते हैं, अर्थ अपने आप में घूम रही है तो एक उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है तो अभी भी वो तो घूम ही रही है, इसका मतलब वहां भी उसको एक मैग्नेटिक मूवमेंट मिल गया। तो ये दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करेंगे, जब आपस में मतलब इंटरेक्ट करेंगे, इसी टाइप के इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। यानी कि जब आपका स्पिन का मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब स्पिन की वजह से जनरेट मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिट की वजह से जनरेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में कपल करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसी को बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर को क्या हो सकता है, फर्दर स्प्लिटिंग हो सकता है, क्योंकि इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। तो ये दो रीजंस के थ्रू आप इसे समझा सकते हैं। ओके, इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको क्या ये क्रैमर्स डिजनरेसी एक्सप्लेन करती हूँ, साथ ही साथ हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो एग्जांपल हमने एक निकल का लिया, निकल का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अभी हमने पर्टिकुलर निकल पे बात किया। ओके, तो आप देखिए निकल का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें ये है आपका निकल का हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आप देखेंगे पहले आपका एस ऑर्बिट फिल हुआ, तो आपने एस पे तो अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, और डी ऑर्बिट को दिए हुए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका जो डी ऑर्बिट होगा, देखो ये बन गया आपका डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिट, इस पे आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर को 8 हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो ऑर्बिट है, ये दोनों आपके हाफ फिल्ड है, यानी कि यहाँ भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं निकल के केस पे आपको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए। ओके, तो इट मींस क्या होगा, यहाँ पर को क्या है, ये जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। तो हमने यही चीज यहाँ पर को सीखनी है। देखिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, तो देखो ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप बोल सकते हैं निकल का जो भी कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो देखिए ना, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाफ होगी। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो हाफ ही होती है। तो आप क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनकी क्या करेंगे, स्पिन की वैल्यू को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपको स्पिन की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ओके, अब आपने क्या करना है, स्पिन की वैल्यू तो निकाल ली, अब आप स्पिन लेवल्स निकालेंगे, जो आपके स्प्लिटिंग लेवल्स होने वाले हैं। ओके, तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालना भी सिंपल है। आपको क्या करना होता है,
एस की वैल्यू से, कहां से, प्लस एस की वैल्यू से माइनस एस की ओर जाना होता है। ओके, यानी कि आपने क्या करना है, प्लस एस निकालना। देखो एस की वैल्यू आपकी 1, यानी कि यहां पर रखेंगे +1, माइनस एस की वैल्यू यानी कि माइनस एस मतलब -1। इसके बाद क्या करना है, आपने +1 से -1 जाना है, एक एक नंबर को डिक्रीज करते हुए। ओके, यानी कि अगर आप बताइए, अगर आप +1 से -1 कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 0, यानी कि +1 कॉमा क्या बन गया, दूसरा 0। उसके बाद आपने क्या करना है, 0 से अगेन -1 को डिक्रीज करना है, मतलब एक कम करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, -1। तो देखिए अब आ गया आपका -1। तो ये तीनों क्या होंगे, आपके लेवल्स। ठीक है, तो 3 आपको लेवल्स मिल गए। तो वही चीज आप यहाँ पर को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लेवल्स आपको मिल गए यहाँ पर, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तो पहला लेवल आपका -1, दूसरा 0, तीसरा हो गया +1। तो आप देख सकते हैं 3 लेवल ही तो हमें मिले, यही तो आपको निकालना था, 3 लेवल आपने निकाल लिए। ओके, अब आपने इसमें चेक करना है यहाँ पर कुछ जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होगी या नहीं। तो यहाँ पर को पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर को तो आपके पास इस सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लगा दिया कि क्या पता यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करके यहाँ पर फर्दर स्प्लिटिंग हुए। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया हुआ है वो किसके इक्वल है, 0। यानी कि यहाँ पर आपने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया, फिर भी आपकी यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग हुई। कैसे, आप देख सकते हैं 0 वाला लेवल पे क्या स्प्लिटिंग होगी, 0 वाला सा 0 रह गया। लेकिन यहाँ पर को देखो, जो आपका -1 और +1 है, ये आपका ऊपर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर को स्प्लिटिंग हुई। ओके, बट देखो यहाँ पर जो ये 2 लेवल्स है ना, -1 और +1, ये दोनों की एनर्जी स्टिल बराबर है। देखो यहाँ पर जो ये 3 लेवल्स हैं आपकी, इनको, इन लेवल्स को आप बोलेंगे डीजनरेटेड लेवल। डीजनरेटेड लेवल मतलब ऐसे लेवल जिनके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी क्या है, इक्वल है, यानी कि तीनों लेवल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू बराबर है, इसलिए हमने इसे साथ लिखा हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पर को क्या हुआ, यहाँ पर को जैसे स्प्लिटिंग हुई तो आपकी ये 2 लेवल -1 और +1 एक साथ ऊपर चले गए, 0 आपका नीचे। अगर -2 +2 होता तो ये अगेन ऊपर जाके ऐसे स्प्लिट होते, देखिए ये ऐसे ऐसे। ओके, अब आप देखो, अब आप बोलेंगे यहाँ पर कोई एक और टर्म आता है जो हमारा है क्रैमर्स डिजनरेसी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्रैमर्स डिजनरेसी क्या बोलती है ना, अगर आपके पास क्या है, सेम स्पिन के स्टेट्स हैं, यानी कि आप देख सकते हैं ये -1, ये है आपका +1। अब मैंने क्या बोला, अगर -2 और +2 भी होती तो ये क्या है, आपके सेम टाइप के हैं। तो क्रैमर्स डिजनरेसी क्या बोलती है ना, क्रैमर्स डिजनरेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कुछ 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 क्रैमर्स करके था। ओके, उन्होंने ये बोला कि अगर आप क्या कराते हैं, स्प्लिटिंग कराते हैं, व्हेन देयर अकर ए स्प्लिटिंग ऑफ अ डिजनरेटेड एनर्जी लेवल इन ए कॉम्प्लेक्स। ओके, अगर आपके पास क्या है, कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स है उनका जो डिजनरेटेड एनर्जी लेवल, मतलब कि ऐसे एनर्जी लेवल जिनकी एनर्जी इक्वल है, तो ये बोल रहा है आफ्टर स्प्लिटिंग क्या होता है, अगर जो आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके लिए एस की वैल्यू क्या होती है, इक्वल, जैसे -1 +1, -2 +2, -3 +3, ये क्या होता है, स्टिल डिजनरेटेड रहता है, यानी कि इनकी एनर्जी फिर भी चेंज नहीं होती, आफ्टर स्प्लिटिंग भी इनकी एनर्जी इक्वल है। आप देख सकते हैं 0 की एनर्जी यहाँ है, लेकिन आपके ये -1 और +1 की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी तो बढ़ गई, बढ़ तो गई, स्प्लिटिंग तो हो गई, लेकिन अगेन आपके जो ये -1 और +1 है, ये अभी भी आपके डिजनरेटेड है, यानी कि इन दोनों की एनर्जी अभी भी तो इक्वल है, इसलिए आप इन्हें बोलेंगे डिजनरेटेड लेवल। -2 +2 होता तो ये स्प्लिट तो करते, बट -2 और +2 अगेन एक जैसे होता है हंसों का जोड़ा टाइप का, ये क्या है, अभी भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ओके, तो इनको आप क्या बोलेंगे, स्टिल डिजनरेटेड, इनकी एनर्जी अभी भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था जो आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्रैमर्स करके कुछ था, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्रैमर्स डिजनरेसी। ओके, अब यहाँ पर को देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म है ना, यहाँ पर जो ये लेवल्स है, इन्हीं को बोला जाता है क्रैमर डिजनरेटेड, नहीं, क्रैमर डिजनरेटेड लेवल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्रैमर डिजनरेटेड लेवल्स ये बन गई, ये वाले जो लेवल्स होंगे ये भी होंगे, 0 तो नहीं हो सकते, तो अकेला ही रहता है। तो ये जो लेवल्स होते हैं इन्हें बोला जाता है क्रैमर डिजनरेटेड लेवल्स। इतनी चीज क्लियर है, या फिर आप बोल सकते हैं पेयर करके भी इसे बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है, तो ये बन गया क्रैमर डिजनरेसी का कॉन्सेप्ट। इतनी चीज आई, तो यही था आपका क्रैमर डिजनरेसी, साथ ही साथ आपका जीरो फील्ड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट। इतनी चीज क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, इतनी चीज, इतना ही था। तो ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।